जब कभी भी आप कोई भी मेथड या कोई भी रूल चेंज करोगे, सो इट विल हैव अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या फिर उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। तो प्रोस्पेक्टिव की बात करते हो, आज डेट क्या है बेटा, जरा बताओ मुझे। सर 24 तो मई ईयर 21 है ना, समझना ध्यान से। आज कोई रूल को चेंज कर दिया गया जो पहले से चल रहा है। कब से चल रहा है? मान लो कोई रूल चल रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, जनवरी 1 2021। मैं ज्यादा ईयर वाइज नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन नहीं समझा रहा हूं, मैं ये इफेक्ट समझा रहा हूं, ये क्या होता है। 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 से कोई रूल चले आ रहा था जिसको चेंज कब कर दिया गया बेटा? जवाब दो। डेट ऑफ चेंज क्या है बेटा? 24 मई को। अब अगर आप बोलोगे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो बेटा इसका मतलब ये 24 मई के ऑनवर्ड अप्लाई होगा। कब अप्लाई होगा? 24 मई ऑनवर्ड अप्लाई होगा, याद रखना। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टिव। ध्यान से देखना, जिस दिन चेंज होता है अगर उस दिन से आगे अप्लाई होगा तो उसको बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव। लेकिन अगर उसका एप्लीकेशन ऐसे किया जाए, पहले यहां से यहां तक का एडजस्टमेंट किया जाए, फिर फर्दर अप्लाई किया जाए, तो इस पूरे टेक्निक को, इसको क्या नाम दोगे? देखो अब इसका मतलब आपने क्या किया, यहां से अप्लाई किया। चेंज कब हुआ, जरा जवाब दो। चेंज की डेट क्या है बेटा? 1 जन नहीं, चेंज की डेट, चेंज 24 मई 24 मई से। अब 24 मई को अगर चेंज किया और 24 मई के आगे अप्लाई होगा वो चेंज, तो वो प्रोस्पेक्टिव होगा। और अगर ओरिजिन डेट से, ओरिजिन डेट मतलब 1 जनवरी से अप्लाई होगा, तो क्या कहलाएगा? फटाफट जवाब दो, ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव। याद रखना, यानी कि मान लो आपने एसेट बहुत पहले खरीदा था, मैं आता हूं डेप्रिसिएशन पे। अभी आपने एसेट बहुत पहले खरीदा था और आज उसका मेथड चेंज कर दिया, और मेथड चेंज करने के बाद अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हो चेंज को, कब से? जब से एसेट खरीदा था तब से। चेंज वाली डेट के आगे नहीं, शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, ओरिजिन से ही आपने इफेक्ट अप्लाई कर दिया, तो उसको बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिव। लेकिन जिस दिन चेंज किया उस दिन के आगे अप्लाई करोगे तो क्या नाम देंगे? आप जवाब दोगे इसके लिए। प्रोस्पेक्टिव। 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 सर क्या दोनों ही होगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं बेटा, अभी बताता हूं। पहले तो रेट्रोस्पेक्टिव ही पढ़ते थे, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन, जो गाइडलाइंस है वो क्या होगा? इट विल have प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। याद रखना, नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पढ़ना है। प्रोस्पेक्टिव मतलब जिस दिन चेंज किया उस दिन के आगे बढ़ा देंगे। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है द डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एन एसेट शुड बी रिव्यूड एट लीस्ट at each financial year end। उससे मतलब नहीं आपको। If there has been a significant change in expected pattern of consumption of the future economic benefit embodied in the asset, the method should be changed to reflect the change pattern। कोई दिक्कत नहीं, ये केवल इतना बता रहा है मेथड चेंज हो सकता है, बस। Whenever any change in depreciation method is made, such change in method change treated as change in accounting estimates। याद रखना बेटा, change in method of depreciation, यानी change in method of depreciation is known as change in accounting estimates, है ना? बोलो बेटा।
पक्की बात। एस्टिमेट मतलब जो आपने अज्यूम करा था, अनुमान लगाया था, अनुमान नहीं अनुमान। तो जो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है दैट इज नोन एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आपकी लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में आपको ले चलता हूं, ध्यान से देखो। अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में हैव, अब अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज होता तो करंट पीरियड ओनली और बोथ करंट एंड फ्यूचर पीरियड, पास्ट को इफेक्ट नहीं करता। तो अगर कोई चेंज जो पास्ट को इफेक्ट करने लगे तो कहलाता है रेट्रोस्पेक्टिव, है ना। लेकिन अगर कोई चेंज प्रेजेंट और फ्यूचर को इफेक्ट करता है तो क्या कहलाता है, फटाफट जवाब दे दो मुझे। प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव। तो अब ये कहता है अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता तो अलग बात, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है बेटा। एस्टिमेट मतलब जो आपने अनुमान लगाया, जो आपने एस्टिमेशन लगाया है, अगर ये एस्टिमेशन है तो केवल करंट या फिर करंट और फ्यूचर को आपको इफेक्ट करेगा। तो अब बताओ ना, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होने के नाते ये क्या होगा, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। तो आप इस लाइन को याद रखना, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विल हैव, बोलो, change in method of depreciation will have which type of effect? जवाब दे दो बेटा आप लोग। अभय समझ में आ रहा आपको? अभय, अभय समझ में आ रहा बेटा? पक्का ना? जहां भी डाउट होगा पूछ लेना, ये मत सोचना पहली क्लास है तो शर्माऊंगा, शर्माना नहीं बेटा, पूछ जरूर लेना, ठीक है। चलिए अब आपको मैं 8th क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि इसका इफेक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। याद रखना, आराम से क्वेश्चन को देखना, रेट्रोस्पेक्टिव की तो बात ही नहीं आएगी, याद रखना। अब ले, गलत कैलकुलेशन कर रखा है यार, गलत क्वेश्चन है। अब ये तो गजब बात हो गई, पता है क्या इनके कहने का मतलब है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि रूल तो बना ही है बट रूल्स आर ब्रोकन, रूल्स आर मीन टू बी ब्रोकन, नियम बने ही है तोड़ने के लिए। तो भाई साहब इन्होंने अभी अभी बताया कि नियम क्या बना है कि इसको हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव, यानी करंट ईयर और अगले फ्यूचर में इफेक्ट देगा। और ये देखो क्या करा रहा है, ये पूरा भविष्य बिगाड़ दिया इस बच्चे का, मतलब इस क्वेश्चन का। खैर डजंट मैटर एट ऑल, मैं अपने तरीके से सॉल्यूशन दूंगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन फ्री रहो। Messrs Anshul and company commenced business on 1st of January 2015 when they purchased the plant and equipment for rupees what? जवाब दो। 7 lakh. 7 lakh. They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on Diminishing balance. then, and over the year they purchased a plan of plants have been, अब देखो बीच में इन्होंने खरीदा और भी है, 1st जनवरी 2016 को खरीदा, फिर 1st जनवरी 2019 को खरीदा, डजंट मैटर एट ऑल। On 1st January 2019, it was decided to change the method and the rate of depreciation to straight line basis. On this date, the remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1st January 2019 with no scrap value, and 10 years for the assets purchased on 1st January 2019. Calculate the difference to be adjusted. बेटा मैं डिफरेंस कैलकुलेट करने नहीं जाऊंगा, पूरा काउंट बना के देता हूं आपको, पूरा क्वेश्चन करके देता हूं, आपको मजा आएगा समझ के, ध्यान से देखना। चेंज इन मेथड का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, आप ध्यान से देखना। मैंने बोला ना कि आराम से ले चलूंगा बेटा, इससे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ ही जाता है। तो अब हम बनाएंगे प्लांट एंड इक्विपमेंट, लिखा था क्या लिखा था, प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा था, आई होप प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना आप सारे बच्चे, और इन्वॉल्व रहना बेटा, मतलब जवाब देते रहना, पूछने पे जवाब देते रहना। प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, डेट, particulars, then amount,
again date, particulars, then amount. सबसे पहले एसेट कब खरीदा? देखो बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2015 को और उसी दिन एसेट खरीदा भी है। और ईयर एंड होता है, याद रखना, ईयर भी 31 दिसंबर को, यानी कि कैलेंडर ईयर फॉलो करता है। सो आई एम राइटिंग इट डाउन, 2015 से लेकर चलूंगा, याद रखना। मैं जितना बोला उससे ज्यादा करा रहा हूं, याद रखना, ताकि तुम्हें पूरा समझ में आए। कैलकुलेशन केवल नहीं, पूरा अकाउंटिंग भी समझ में आ जाए, इसलिए करा रहा हूं बेटा। 2015 में जनवरी 1 को सबसे पहले आप बताओ कितने का खरीदा था बेटा? टू बैंक अकाउंट कितने का खरीदा था एसेट? तो आपने बताया था कितने का? 7 लाख। 7 लाख का। क्या इस साल कुछ और भी खरीदा है? सर 2015 में और कुछ नहीं हुआ, बस WDV मेथड से, रिटन डाउन वैल्यू यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया। तो दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन, हाँ है ना? कितना आएगा बेटा बता दो? 7 लाख का 15% कितना आएगा? बोलो। 1,35,000। 135 से 1,05,000 ना, 15%, यस सर, यस सर। है ना? Yes, sir. चलो बेटा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस बता दो आप लोग। 5,95,000। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो यार बच्चों को भी, मतलब छोटा बच्चा अगर 11th क्लास में आया उसे भी पता चल जाएगा कि यहाँ तक तो कुछ नया हमने पढ़ा ही नहीं। एंड ऑब्वियसली मैं क्यों बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, ताकि तुम्हें समझ में आए कि हर चीज एकदम एडवांस नहीं होती है, केवल एक दो छोटे से पॉइंट होते हैं जिन पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना, बाकी चीजें नॉर्मल ही है। तो देखो अब 2016 में चले, बोलो बेटा। Yes, sir. 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 5,95,000 ओपनिंग बैलेंस। कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा इसमें। क्लियर है? No, sir. आगे बढ़िए। नेक्स्ट कहता है 1 जनवरी 2016 यानी 1 जनवरी को ही एसेट खरीदा है। जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 टू बैंक एक और एसेट खरीदा। कितने का खरीदा बेटा? 1,50,000, हाँ है ना? 15,000. 1,50,000, Yes, ठीक है। sir. चलिए, क्या इस साल 2016 में कुछ हुआ? और सर 16, 17 और 18 में कोई गड़बड़ नहीं है। 16, 17, 18 आप सिंपली केवल डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो देखो जी, दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। अब आप बताओ कौन सा मेथड यूज कर रहे थे बेटा? मेथड कौन सा था? WDV. जिसमें डेप्रिसिएशन, WDV मेथड में किस पे डेप्रिसिएशन लगता है? रिटन डाउन वैल्यू। Balance पे. यानी ओपनिंग बैलेंस पे, रिटन डाउन वैल्यू यानी ओपनिंग बैलेंस पे, हाँ या ना? ये Yes, और ये sir. तो अभी नया नया आया है। अच्छा अब मजे की बात है, देखो जब तक एसेट में सेल परचेज नहीं होगा ना बेटा, अलग अलग कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे M1 M2 ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जब सेल परचेज होगा तभी ये काम करेंगे। तो अब देखो दोनों ही एसेट पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, हाँ है ना? यस Yes, सर। ये sir. भी 1 जनवरी, ये Yes, भी sir. 1 जनवरी, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दो। कितने पे? 7,45,000 पे 15%। ये दोनों जोड़ लो ना, यस सर। ये दोनों को जोड़ लो। 745,000 उसका 15% निकाल लो।
बोलो बेटा। So 1,11,750. वेरी गुड बच्चों, 1,11,750। बैलेंस निकाल दीजिए। माइनस कर दो सीधा सीधा। सिक्स थ्री थ्री टू 5,0. ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर. चलिए ये हो गया। अब 2016 के बाद 2017 में भी कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी बेटा। 2017 और 2018 में कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो 2017 भी बना लेता हूं मैं जल्दी जल्दी। देखो ध्यान से, जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा बेटा? 633,250, हाँ या ना? और 2017 में फिर से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ध्यान से देखो, दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। कितने परसेंट? 15%। निकाल के दो फटाफट, 15% निकाल के दो बेटा। 94,987.5. 94,987.5, तो 988 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बेटा। यस सर. बैलेंस बताइए। 538262.5. 538282 तो 62 लिख देते हैं, ठीक है ना? ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। देखो डेसिमल में तो ऐसे भी नहीं लिखते यार, अप्रोक्सीमेशन कर देते। तो 2017 का काम तमाम हो गया, 2018 में आ जाओ। मैं पूरा क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ बस आपको अभी बता दूंगा, टेंशन मत लो। वैसे ही सब करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने के लिए बोला था, लेकिन मेरे को तो करना ही था। अब ध्यान से देखो कितना हो गया बेटा। बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 538262। और अब 2018 में भी कोई चेंज नहीं हुआ। जो भी प्रॉब्लम हुई 2019 में हुई, तो 18 तक का डेप्रिसिएशन तो लगा ही देंगे। बताइए, 15% निकालिए, फटाफट निकालिए बेटा। 80,739. 80,739। बैलेंस बताइए। बताओ बेटा। 457522. 23 लिख दो सर, 2.7 आया है. हाँ, 223 हो जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? नो सर. No, sir. ये आपका हो गया। अब आते हैं असली ईयर में, ईयर ऑफ चेंज, और मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। 2019 जनवरी 1 को। ध्यान से देखना, अभी इसी के लिए पूरा क्वेश्चन करा रहा था बेटा, इसी के लिए पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं। यहां लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45753। ये आपका हो गया ऐसे। अब कहता है कि 2019 में मेथड जो है भाई साहब बदल दिया। मेथड इसने कर दिया एसएलएम बेसिस पे, और रेट सेम नहीं रहेगा, रेट बदल जाएगा। अच्छा, एसएलएम मेथड की खासियत ये है कि डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता है बेटा? सेम रहता है ना? तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा दिसंबर 31 को, जिसके लिए आपको करना है क्या? वर्किंग नोट। ध्यान से देखना, यही तो मैं समझाने जा रहा हूँ, दिसंबर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कैसे आएगा ये डेप्रिसिएशन? तो ना गो फॉर द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट देखिए आप लोग, अपने आप समझ में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन
फॉर 2019 कैसे आएगा ध्यान से देखना। ओपनिंग एसेट लिख देता हूं मैं, ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स के बारे में क्या बोला था, देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना। ओपनिंग एसेट्स के बारे में बोला था कि जो भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, देखो ऑन दिस डेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज रीअसेस्ड एज 6 ईयर, जो ओपनिंग है यानी जो अभी तक, इस एसेट और इस एसेट को मिला लो, ये 2 लाख वाले की बात नहीं कर रहा है, इनके लिए 6 साल मान लेना यूजफुल लाइफ। और जो नए और स्क्रैप वैल्यू नेल होगा, स्क्रैप वैल्यू सबका क्या मानोगे, नेल। और जो नया वाला ये 2 लाख का एसेट खरीदा 1 जनवरी 2019 को, उसका यूजफुल लाइफ मान लो 10 साल। तो बेटा अब आप मुझे एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला बताओगे, जो कि आपको पहली क्लास में बता रखा था। क्या होगा, cost of asset into माइनस rate of depreciation. ना 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 ना, पहला वाला फॉर्मूला, रेट कहाँ दिया बेटा, रेट दिया Cost नहीं of है। assets minus Cost scrap of value assets minus divided by scrap useful value life. divided by तो देखो useful जो life. पुराने एसेट्स हैं उनके कॉस्ट ऑफ एसेट को कितना माना जाएगा, कह रहा है सर जो बैलेंस बचा हुआ वही आपका कॉस्ट ऑफ एसेट बन जाएगा, यही। तो ऑब्वियसली 4 5 7 5 2 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 5 7 5 2 3। स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने, तो हम क्या मानेंगे, वैसे बोला हुआ नेल, तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। और इसका यूजफुल लाइफ बोला है 6 साल, तो बताओ ना बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आएगा। सेवन सिक्स टू नाइन टू जीरो 762920, 20 कुछ ज्यादा हो गया बेटा। Sir, 7625 3.8. अच्छा एक कोई एक बोलो, 76,000 253. ये आएगा। और ये जो न्यू एसेट था, न्यू एसेट कितने का था बेटा, 2 लाख का था। खैर अभी इसको लिखूंगा, 2 लाख का था, इसका भी स्क्रैप वैल्यू था निल, और इसका यूजफुल लाइफ कितना था बेटा 10 years तो इसका कितना आ जाएगा, 20. तो देखिए अब 2019 को निपटाते हैं। यहां लिखेंगे, देखो ये भी जनवरी 1 को ही खरीदा है, तो यहां आ जाएगा टू बैंक 2 lakhs। अब मेथड चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी मशीन पे और नई मशीन पे बताओ टोटल डेप्रिसिएशन पूरे साल का कितना लगेगा बेटा, 96,253, हाँ या ना। Yes sir. और उसके बाद आप निकाल लो बाय बैलेंस कैरी डाउन। बताओ बेटा 561270. ठीक है ना, तो ये आपको देखना है। अच्छा अब इनका कैलकुलेशन देखोगे, कैलकुलेशन तो मुझे लग रहा है अच्छा इन्होंने सही किया है, पता नहीं क्या हिसाब लगाया, ये बहुत ज्यादा कुछ हो गया है। देखो ये हिसाब लगाया, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो करना क्या है आपको, क्या सर हमें पूरा अकाउंट बनाना है, सर आपसे पूरा अकाउंट बनाया ही मांगा ही नहीं, एक तो 31 दिसंबर 2019 का मांगा है, तो क्या करेंगे सर, हम कैसे करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना। पहला एसेट कितने का था 7 देखो lakhs. ऐसे लिखना, 7 lakh. आपको एग्जाम में केवल और केवल ये जो डिफरेंट कलर से बना है ना, ये वाला अकाउंट बनाना है, ये वाला, ठीक है ना, बस इतना ही बनाना है। तो बाकी सब क्या करना है, देखो WDV मेथड था ना, मैं बताता हूं ना तुम्हारे लिए, वर्किंग नोट बनाता हूं मैं, ये जो अभी बनाया तो मैंने अपने हिसाब से कराया है।
जितना क्वेश्चन लिखा अगर उसके हिसाब से किया जाए तो क्या होगा? फर्स्ट मशीन, देखो ये हम निकालेंगे WDV एज ऑन 1 जनवरी 2019, क्योंकि इसी दिन चेंज हुआ। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट मशीन, WDV मेथड है बेटा। फर्स्ट मशीन कितने का है? फर्स्ट मशीन कितने का है बेटा? 7 lakhs, सेकेंड मशीन कितने का है? 1.5 lakhs, 2 lakhs. नहीं, सेकेंड 1.5 लाख का था, 1.5 सही सही था। देखो, और ये थर्ड वाला तो अभी अभी आया, तो इसके बारे में नहीं निकालने जाएंगे। कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट मशीन कब खरीदा? 2015, है ना? WDV मेथड है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, तो ये रहा 2015 का डेप्रिसिएशन, ठीक है ना? बोलो बेटा। दो 2015 का डेप्रिसिएशन हटा दिया, ये 2016 का डेप्रिसिएशन हटा दिया, ये 2017 का हटा दिया, ये 2018 का हटा दिया। अब समझो ध्यान से, सर ऐसे क्यों लिख रहे हो यार? बेटा WDV मेथड है, हर साल बराबर डेप्रिसिएशन नहीं होगा। आप जरा एक बात बता दो मुझे, जैसे ही अब 7 लाख में से 15% माइनस कर दोगे तो कुछ बैलेंस बचेगा? कैलकुलेटर पे करके देखो, करो जरा कैलकुलेटर पे। सारे बच्चे कैलकुलेटर निकालो, करो कैलकुलेशन। देखो, मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली सिखाना भी तो मेरी जिम्मेदारी, तो मैं वही कर रहा हूँ। निकालो जरा, कितना आया? 5,95,000. तो देख लो, बराबर आ रहा है। अब अगला डेप्रिसिएशन 595 पे ही तो लगना है, फिर से उसमें से 15% माइनस करो। Yes sir. तो ये ऐसे ही चलेगा बेटा WDV। अगर SLM होता तब सर कैसे करते? तो भाई कुछ नहीं करते, 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाते और 4 साल डेप्रिसिएशन है तो 4 गुना माइनस कर देते। और यहाँ पे भी तो यही हाल है। तो देखो इसमें क्या है, ये खरीदा गया है 2016 में, ये खरीदा गया है 2016 में, तो इसमें क्या होगा? ये रहा 2016 का डेप्रिसिएशन, ये रहा 2017 का डेप्रिसिएशन 15%, और ये 2018 का डेप्रिसिएशन। बेटा जितना लिखा है कैलकुलेटर पे यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए बताओ कितना आ रहा है, फटाफट बोलो। Yes sir. कितना आया बताओ पहले वाले का? पहले वाले का करके 2,80,000. और दूसरे वाले का? सर ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करना है? हाँ, नो सर, ये नहीं आएगा सर. तुमने बराबर माइनस कर दिया क्या यार सर? बराबर नहीं Yes, करना sir. था बेटा, करना ही था। देखो तुम्हें क्या बोला था मैंने, तुम्हें करना क्या, ये जो कैलकुलेटर है ना उस पे इतनी चीजें करते जाओ। 7 लाख लिखो, -15%, Yes, sir. -15%, माइनस, ऐसे 4 बार कर डालो। 365404. 365404। बेटा मैं सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूं तुमको। वो देखो ना, एक इतना लंबा चौड़ा वर्किंग नोट बना रहा है, ये देखो ना इतना लंबा चौड़ा है ना? और मैं कितना लिख रहा हूं? मैं बस 2 लाइन लिख रहा हूं। दूसरे वाले का 3 बार 15% माइनस करो, जल्दी जल्दी बताओ। $92,118. टोटल बताओ। बोलो बेटा। 457522. 7522। और अब जरा चेक कर लो 2019 का, ये देखो 1 रुपए का अंतर क्यों है? अप्रोक्सीमेशन की वजह से, याद रखना।
तो अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन करना हो, अगर यही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ जाए इतना, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये पूरा थोड़ी ना सॉल्यूशन बनाऊंगा जो मैंने आपको बना के दिया है। फिर मैं क्या बनाऊंगा, मेरा सॉल्यूशन वो होगा, देखो मैं उतना हाईलाइट कर देता हूँ जितना आपको क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम में करना है। ये रहा, ये एरिया हाईलाइट कर दो। ठीक है बेटा, ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक्चुअली हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आपको करना है। अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो करना। बाकी मैंने आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, नॉलेज भी जरूरी है यार, पढ़ लिख के राहुल गांधी थोड़ी ना बनना है ना। क्या राहुल गांधी के लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है? ठीक है बेटा, तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है दैट विल बी योर एग्जामिनेशन सॉल्यूशन। बाकी चीजें जो मैंने करी है वो आपके समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए। और ये वर्किंग नोट भी होगा बेटा, याद रखना। ये हाईलाइटेड, ये जो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट तो पूरा ही होगा, याद रखना। यानी ये सेकेंड वर्किंग नोट हो जाएगा। ये फर्स्ट। सर ये एसेट का फॉर्मूला था क्या, फॉर्मूला भूल गया, ये फिर से बताना। एक मिनट पहले इसको करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद बता देता हूँ बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आप चिंता मत करो, सब मिल जाएगा। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। Yes, sir. बेटा एसएलएम का भी फॉर्मूला था, यही है नोट्स में, ये टेंशन क्यों ले रहे हो। एसएलएम का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है।